Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita. और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए लेके आई हूं जो कि 7 जून को AIB 21 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो एग्जाम में अब आपका बहुत ही कम समय यहाँ पे बचा हुआ है। इस पूरे समय में AIB 21 की बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने तैयारी करी है, चाहे रिवीजन हो, चाहे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना हो। लेकिन अभी भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रहती है कि जो हमने पढ़ा है, जो अभी तक हमने रिवाइज किया है, वो सारा सक्सेसफुल भी होना चाहिए ताकि 7 जून को हमारा पेपर अच्छी तरीके से जाए। तो 7 जून को जब आप AIB 21 के क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होंगे, OMR शीट को फिल कर रहे होंगे, उस समय किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, बाकी और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब कुछ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है नाउ, तो देखिए सबसे पहले तो जो एक क्वेश्चन मुझसे स्टूडेंट्स का काफी ज्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि AIB 21 ओपन बुक एग्जाम है। वी ऑल नो दैट, हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप एग्जाम में बैराक्स लेके जा सकते हैं। किसी भी तरीके की कोई किताब या नोट या और कोई स्टडी मटेरियल आपका एग्जाम हॉल के अंदर में अलाउ नहीं होगा, तो उसको लेके भी मत जाइएगा। दूसरी चीज ये है, स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि मैम क्या सारे बेयर एक्ट्स लेके जाने जरूरी हैं? हमें तो BNS, BNSS, BSA आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, CPC आता है। देखो आता है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, सॉल्व करते समय बेयर एक्ट ना भी खोलनी पड़े, उसके बिना ही आप अटेम्प्ट कर लें, वो और भी अच्छी बात है। लेकिन देखो जस्ट इन केस, हमें नहीं पता AIB 21 का क्या पेपर लेवल रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो वहां पे एग्जाम हॉल में बैठे हुए आपको किसी भी तरीके का कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार मैं बैराक ले आता या मैं बैराक ले आती। आप ले जाइए, ना खोलना पड़े, अच्छी बात है, लेकिन डू कैरी ऑल योर बैराक्स। जितनी बैराक्स की लिस्ट मैंने आपको बताई थी उन सबको जरूर से कैरी करिएगा, जस्ट इन केस कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आया ताकि तो आपके पास एटलीस्ट बैराक वहां पे रहनी चाहिए ताकि आप उस क्वेश्चन को रेफर कर सकें। अच्छा, एग्जाम से पहले जो BCI वालों ने इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस, डायरेक्शंस आपको बताए हैं, डू गो थ्रू ऑल ऑफ दैट कि आपको एग्जाम हॉल कब तक पहुंचना है, क्या आपका रिपोर्टिंग टाइम है, एडमिट कार्ड, क्या ID प्रूफ्स यहाँ पे आपको कैरी करने हैं, क्या स्टडी मटेरियल आपका अलाउड है, क्या नहीं है, राइट। जो सारे इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस, किस तरीके का पेन, ब्लू एंड ब्लैक बॉल पॉइंट पेन आपका अलाउड होता है। सो मेक श्योर दैट यू गो थ्रू ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, एग्जाम हॉल और एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड। अब यहाँ पे आते हैं कि आपके हाथ में जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा 7 जून को, तो आपको किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो एक गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो ये है कि जैसे ही उनके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है, क्वेश्चन नंबर 1 से वो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, राइट। जबकि दिस इज अ कंप्लीट रॉन्ग अप्रोच। बेसिकली जो आपके पास टोटल 3 घंटे का टाइम है, जो आपका सबसे पहला 5 मिनट होता है, जो स्टार्टिंग के आपके 5 मिनट होते हैं, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता। उसमें सबसे पहले आप ये करिए कि आपके जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं, उसको आप पहले ठीक तरीके से अपनी OMR शीट में फिलअप करिए। कई स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है, पर्सनल डिटेल्स हैं, इनको हम बाद में फिलअप कर लेंगे। नहीं, आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स पहले सबसे अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। OMR शीट कैसे भरनी है उसका मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था अपने वीडियो में कि किस तरीके की OMR शीट आपको दी जाएगी। तो उसमें कई सारी चीजें आपको फिलअप करनी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आपका सेंटर का कोड, तो सेंटर के कोड को ठीक तरीके से फिलअप करिएगा। कौन सा सेट आया है आपका, कई बार स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं, ध्यान रखिए सेट अगर गलत भरा तो पूरा पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जो सेट आपका था उसी के हिसाब से आपकी चेकिंग होगी और अलग अलग सेट में क्वेश्चंस आपके जंबल्ड अप होते हैं। तो सेट नंबर आप ध्यान से भरेंगे, जो आपका रोल नंबर है, कौन सी लैंग्वेज में, कौन सी भाषा में आप AIB 21 का पेपर अटेम्प्ट करने वाले हो, ये सारे डिटेल्स आपको अच्छी तरीके से केयरफुली भरने हैं। तो स्टार्टिंग का जो यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग का टाइम आपका होगा, उसमें आप पहले ठीक तरीके से सारे इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, अपनी OMR शीट को यहाँ पे ठीक तरीके से जो है वो फिलअप वगैरह करेंगे। कई बार इस तरीके की भी चीजें आती हैं, मतलब इतना ज्यादा ओकेजनली तो ये नहीं होता है, बट कभी कभार ऐसे रेयर इंस्टेंसेस भी आते हैं कि किसी की OMR शीट फटी हुई आती है, क्वेश्चन पेपर में कहीं पे मिसप्रिंट वगैरह होता है, क्वेश्चन पेपर कहीं से फटा हुआ होता है। तो इस तरीके की चीजें आप स्टार्टिंग में ही देख लें और तभी इन्विजिलेटर को फ्लैग कर दें, तो ये बेटर रहेगा, राइट। अच्छा, ये सारा करने के बाद एक बार जब आप अपने OMR और क्वेश्चन पेपर की डिटेल्स को फिलअप कर चुके हैं, उसके बाद यहाँ पे जो आपको आपके 5 मिनट हैं अगले,
उसमें आपको क्या करना है, अभी भी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं करना है। आप पहले यहाँ पे क्वेश्चन पेपर की एक बेसिक ब्राउजिंग करेंगे, एक बेसिक रीड थ्रू करेंगे। बेसिक ब्राउजिंग रीड थ्रू का मतलब क्या होता है, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक पन्ने पलटना स्टार्ट करो, क्वेश्चंस को ऊपर ऊपर से ग्लैंस थ्रू करना स्टार्ट करो। उसमें बेसिकली आपको क्वेश्चन का एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर है आपका वो किस तरीके का आया है। क्या आपको पेपर आसान लग रहा है, क्या आपको पेपर जो है वो डिफिकल्ट लग रहा है, क्या पेपर आपको मॉडरेट लग रहा है, क्या बहुत सारे लंबे लंबे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या लीगल मैक्सिम्स पूछी गई हैं, क्या केस लॉज पूछे गए हैं, क्या कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया है जो कि एक्सपेक्टेड ही नहीं था। जैसे पहले कभी ऐसा पूछा, पहले के AIB एग्जाम्स में ऐसा देखा गया है कि कोई सब्जेक्ट जो कि नहीं है सिलेबस में उसका भी कोई क्वेश्चन वगैरह जो है वो पूछ लिया जाता है। तो बेसिक आपको एक ग्लैंस थ्रू करना है। देखो, ग्लैंस थ्रू करने से ये नहीं होगा कि आपको याद हो जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन आसान है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट एक ओवरऑल स्कीम आप यहाँ पे पेपर की समझ जाओगे कि अच्छा ये लॉ सब्जेक्ट्स हैं जिससे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ये वाले इजी क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये तो मैंने पढ़े हुए हैं, ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा हुआ है, ओ ऐसा ठीक क्वेश्चन तो मैंने जो है प्रैक्टिस किया हुआ है, सॉल्व करा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये तो बहुत ही सिंपल है, इनके लिए तो मुझे बैराग भी नहीं खोलनी पड़ेगी। कुछ केसेस आपको ऐसे दिखेंगे जिनका आंसर आपको पता होगा, उन केस लॉज में क्या बात कोर्ट के द्वारा हेल्ड की गई है, ठीक है। कुछ आप देख पाओगे कि अच्छा लंबे क्वेश्चंस आए हैं, प्रैक्टिकल वाले, असर्शन और रीजनिंग वाले आए हैं, मैच द फॉलोइंग यहाँ पे आए हैं। और कुछ आपको दिखेगा कि यार ये तो बहुत ही सिंपल वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस तो मैंने यहाँ पे सॉल्व करे हुए हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि पहले आपको पेपर का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे समझ लेना है। ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए इनको स्टार्टिंग के 5 मिनट में एक बार समझ लेना, तो आगे के जो आपके बचा हुआ 3 घंटे में से 5 मिनट हटा के जो भी टाइम आपका बचा हुआ है उतना जो समय है वो फिर आपका आसानी से यहाँ पे निकलेगा। अब देखिए, मुझे इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि अब जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे, 5 मिनट आपने निकाला, 5 मिनट आपने ग्लांस थ्रू कर लिया, उसके बाद जब आप क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 100 तक आपको जाना है और ऐसे क्वेश्चंस को आपको पहले सॉल्व करना है जो कि आपको बहुत ज्यादा आसान लग रहे हैं। अब देखो, आसान का मतलब क्या होता है, आसान का मतलब होता है 2 तरीके के क्वेश्चंस। एक वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर आपको पता है, जिसके लिए आपको जो है शायद बैराग खोलने की भी जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड प्रियम्बल में कौन से अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे, या फिर फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी, अब ये ऐसे सवाल हैं जो आप मल्टीपल टाइम्स प्रैक्टिस कर चुके हैं, इनके लिए आपको बैराग खोलने की जरूरत नहीं है, यू ऑलरेडी नो द आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था, आर्टिकल 300A। तो ये वो क्वेश्चन है जिनके लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशन की बैराग उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हम बस इनको मार्क करते हुए चले गए। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस होता है जो आसान होते हैं, उनका आंसर हमको पता होता है लेकिन हम उतने श्योर नहीं होते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो बैराग में हमको कहां पे मिलेंगे। तो आपको पता है कि मुझे सीधे उस आर्टिकल पे जाना है या उस सेक्शन में जाना है, वहां पे मुझे इसका जवाब मिलेगा और बस मुझे पढ़ के उसका आंसर बता देना है। तो जो आपका यहाँ पे स्टार्टिंग के 30 से 40 मिनट है उसमें आप सबसे पहले इन इजी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। कौन से हैं इजी, वापस से रिपीट कर रही हूं, जिनके लिए या तो आपको बैराग खोलनी ही ना पड़े, यू आर श्योर, यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट द आंसर कि हाँ ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। दूसरा, जिनके लिए हो सकता है बैराग खोलनी पड़े बट जस्ट टू कंफर्म योरसेल्फ, आप बस अपने आप को कंफर्म करना चाहते हो कि हाँ यही इसका आंसर है, बैराग में से चेक करके वेरीफाई करके आप बस यहाँ पे 100% श्योर होना चाहते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सबसे पहले सॉल्व करोगे। इसके बाद जो आपका अगला राउंड 2 होगा, इसके लिए आप निकालोगे 2 घंटे। अब इन 2 घंटों में आपको क्या करना है, फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पे आपको जाना है। अब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 100 तक जो इजी क्वेश्चंस थे वो तो आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। अब जो आपके बाकी के क्वेश्चंस होंगे वो आपके मॉडरेट, मतलब नॉट सो डिफिकल्ट और थोड़े हाई डिफिकल्ट वाले क्वेश्चंस होंगे। अब इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आपको जो थोड़े मॉडरेट वाले क्वेश्चंस हैं उन पे आपको टाइम देना है। मतलब कोई ऐसा सवाल है जो एकदम उसका आंसर आपको नहीं पता है या एकदम ये नहीं पता है कि बैराग में वो कहां पे दिया है, तो अब आपको उन सवालों का जवाब ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, आपने बैराग में इंडेक्स खोला, आपने सेक्शंस को देखा, आप उस सेक्शन में ढूंढते हुए, आर्टिकल में ढूंढते हुए गए, वहां से आपने मार्क करके करेक्ट आंसर जो है वो मार्क कर दिया। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जब अब इनमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा सॉल्व करने में, क्योंकि यू डू नॉट नो एग्जैक्टली ये बैराग में कहां पे मिलने वाले हैं आपको। तो अब इस तरीके के क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, जिनमें हो सकता है पर क्वेश्चन आपको 1, 2 या 3 मिनट यहां पे लगना स्टार्ट हो जाए। अच्छा, अब इसमें भी ऐसे क्वेश्चंस जो आपको लगे कि यार ये तो बहुत ही टाइम ले रहे हैं सॉल्व करने में, क्योंकि देखिए कभी कभार ऐसा होता है कोई ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है
जो आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो बेयर एक्ट से नहीं पूछा गया है, ठीक है, उसका आपको जवाब भी नहीं पता है। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि इसको बेयर एक्ट में कहां पे ढूंढना है, मतलब कोई क्वेश्चन जहां आपको लगे कि ये बहुत ही ज्यादा टाइम ले रहा है, ये 3-4 मिनट के भी ऊपर जा रहा है, तो उन क्वेश्चंस को छोड़ दो। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि जो मॉडरेट वाले क्वेश्चंस हैं, बेयर एक्ट में ढूंढ रहे हो, थोड़ा बहुत टाइम लगा रहे हो और आंसर मिल जा रहे हैं उनको आप राउंड नंबर 2 में सॉल्व करेंगे अगले 2 घंटे लगा के। जो क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट लग रहे हैं कि इनका जवाब बेयर एक्ट से नहीं मिलेगा या फिर नहीं समझ में आ रहा है कि कहां ढूंढे, कैसे ढूंढे, उन क्वेश्चंस को आप राउंड 3 के लिए, राउंड नंबर 3 के लिए यहां पे छोड़ोगे। अब ये जो ऐसे क्वेश्चंस हैं, देखो लगभग हो सकता है अराउंड 10 से 20 क्वेश्चंस वेरी कर सकते हैं, 10 से 20 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिल सकते हैं जो बहुत ही डिफिकल्ट आपको यहां पे लगेंगे। अब इनको आपको छोड़ के नहीं आना है। वी ऑल नो दैट कि एआईबी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 100 के 100 क्वेश्चंस को हमें यहां पे क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो लास्ट के 30 मिनट में अब आपको 2 चीजें करनी है। पहला तो ये कि जो क्वेश्चंस आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे उनमें थोड़ा बहुत गेस वर्क करना, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन करना, ऑप्शंस को नेगेट आउट करके सॉल्व करने की कोशिश करना, और जो बाकी का टाइम है उसमें आप एक बार वेरीफाई कर लेना। आपने सारे क्वेश्चंस को देख लिया कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिया है, आपने अपनी ओएमआर शीट को यहां पे क्या कर लिया, एक बार चेक कर लिया कि भाई सारी डिटेल्स मैंने ठीक तरीके से यहां पे फिलअप करी है या नहीं करी है। तो इस तरीके से आपको अपना क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है। क्वेश्चंस को 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, इजी, मॉडरेट और आपके डिफिकल्ट क्वेश्चंस। यहां पे लास्ट का जो टाइम है उसमें हड़बड़ाने के लिए नहीं रखना है। लास्ट का जो टाइम मैंने आपको बताया उसमें आप सारे क्वेश्चंस को वापस से एक बार ग्लैंस थ्रू करोगे कि सब आपने सॉल्व कर लिए हैं, नहीं किए हैं, ओएमआर शीट में सारी डिटेल्स ठीक तरीके से भर गए हैं, नहीं भर गए हैं, और कोई बहुत डिफिकल्ट वाले जो क्वेश्चंस थे जो नहीं समझ में आ रहे थे उनमें गेस वर्क करके, एलिमिनेशन टेक्निक यूज करके आप उनको यहां पे सॉल्व करोगे। अच्छा, एक चीज जो आपको ध्यान रखना है कि जो एआईबी के अब नए पैटर्न वाले क्वेश्चंस आने लग गए हैं, इसमें स्टूडेंट्स को काफी बार कंफ्यूज करने की भी कोशिश की जाती है। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन एसेंशियल। अब ये जो कीवर्ड्स होते हैं, नॉट, एक्सेप्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताइए, विच वुड बी अ मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इन कीवर्ड्स को स्टूडेंट्स नहीं रीड करते हैं ठीक तरीके से और क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। तो ये जो होते हैं कंफ्यूजिंग कैटेगरी वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो क्वेश्चन को मेरा आपका सजेशन ये होगा कि कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें 1 से लेके 100 तक, रीड ईच एंड एवरी क्वेश्चन ट्वाइस। हर क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कीवर्ड्स पे फोकस करते हुए कि क्वेश्चन आपसे एग्जैक्टली क्या कह रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे ओएमआर शीट को लेके कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको अपनी ओएमआर शीट कैसे फिलअप करनी है उस सेशन में भी बताया था कि नंबर 1 कि अगर आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, राइट, जो भी करेक्ट ऑप्शन आप यहाँ पे मार्क कर रहे हो उसके सर्कल को, बबल को आप क्या करोगे, एकदम अच्छी तरीके से कंप्लीटली फिलअप करोगे। कोई ऐसे डॉट मार्क नहीं करना है, कोई ऐसे टिक नहीं करना है, और जिस भी करेक्ट ऑप्शन को आप मार्क कर रहे हो उसके अलावा बाकी बबल्स में कुछ भी नहीं करना है। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसमें क्रॉस मार्क ऐसे लगा के आ जाएंगे। ये सब कुछ करोगे, आपका क्वेश्चन काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे पेन का ध्यान रखिएगा, इंक पेन अलाउड नहीं है, जेल पेन अलाउड नहीं है, ओनली ब्लू एंड बॉल, जो ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन जो है, डॉट पेन जिसको हम कहते हैं, वो अलाउड है। किसी भी तरीके से कोई इरेजर या फिर जो आपका व्हाइटनर होता है या ब्लेड वगैरह उसका इस्तेमाल नहीं करना है। सो बी वेरी श्योर, आप किसी भी क्वेश्चन को ओएमआर शीट में मार्क करें, सर्कल आप भरोगे उसके पहले बी वेरी मच श्योर अबाउट इट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के पहले, क्योंकि एक बार आपने पेन मार्क कर दिया, एक बार आपने बबल को फिलअप कर दिया, उसके बाद अब आप अपने आंसर को क्या नहीं कर पाएंगे, चेंज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक गलती मत करिएगा, कई स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीज करते हैं, उनकी अप्रोच ये होती है कि पहले हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लें, फिर इकट्ठा एक बार लास्ट में हम ओएमआर शीट में सारे आंसर्स को मार्क करेंगे, या हम 10-10, 20-20, 25-25 क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं, फिर 10-10 उस तरीके से हम ओएमआर शीट को मार्क करते जाएंगे। अगेन दैट इज अ कंप्लीट रॉन्ग अप्रोच। इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप इकट्ठा ऐसे बबल्स को फिल करते हुए जा रहे हो, बहुत ज्यादा हाई चांसेस होते हैं कि किसी भी एक क्वेश्चन का आपने बबल अगर गलत फिल किया, नीचे लाइन से सीक्वेंस में सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके गलत हो जाएंगे। तो मेरा कहना यह होता है, टू बी ऑन द सेफ साइड, रेगुलरली अपने आंसर्स ओएमआर में मार्क करते रहो। जैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर मिला, तुरंत आपने उसको ओएमआर शीट में क्या कर दिया, मार्क कर दिया। तो ये चीज मत करिएगा कि लास्ट के लिए आप यहां पे छोड़ें।
किसी भी एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव टाइम यहाँ पे नहीं देना है। ओएमआर सर्कल्स को बहुत ही ध्यान से भरिएगा और कोई भी क्वेश्चन आपको अनअटेम्प्टेड नहीं छोड़ना है। 100 के 100 क्वेश्चंस को आप यहाँ पे क्या करके आओगे, मार्क करके आओगे। लास्ट के ये जो 20-30 मिनट हैं, कोशिश करिएगा इसको आप अपने लिए फ्री छोड़ें। लाइक आई सेड, जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट है, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं, जिन पे ज्यादा सोचने की जरूरत है, लास्ट के 20-30 मिनट इन क्वेश्चंस के लिए रखो, अपनी ओएमआर शीट को वेरीफाई करने के लिए, चेक करने के लिए। पर्सनल डिटेल्स, सेट नंबर, सेंटर कोड वगैरह, रोल नंबर, ये सब कुछ आपने ठीक तरीके से भरा है, नहीं भरा है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, ये चीजें आपको लास्ट के उसके लिए क्या करनी है, लास्ट के टाइम के लिए, लास्ट के 20-30 मिनट के लिए आपको रखनी होंगी यहाँ पे। अच्छा, बिफोर आई एंड द सेशन, सो 2-3 चीजें जो हैं जिनका आपको ध्यान रखना है कि एक जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू का यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप है AIB 21 का। उस व्हाट्सएप ग्रुप को आप जरूर ज्वाइन करिएगा। हमारे जितने भी यूट्यूब पे सेशंस हो रहे हैं, उन सभी व्हाट्सएप सेशंस में